गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में साख सृजन की प्रक्रिया जो कि प्रोफेसर लिप्से व क्रिस्टल के द्वारा दिया गया उसको सामान्य रूप में प्रस्तुत किया। आज साख सृजन की मर्यादाएं या सीमाओं की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि साख सृजन कब कम या ज़्यादा हो सकता है, इसके भी अलग अलग जो है स्थितियों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए साख सृजन की निम्न मर्यादाएं या साख सृजन की मर्यादाएं। साख सृजन की मर्यादाएं कि साख सृजन कब ज्यादा हो सकता है और कब कम हो सकता है, इसके बारे में सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आएगा वो है जनता किस सीमा तक नगद राशि का उपयोग करती है। फर्स्ट हेडिंग डालिए जनता किस सीमा तक नगद राशि का उपयोग करती है। साख सृजन होता कहां से? साख सृजन होता है जनता के द्वारा जो बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है उसके आधार पर बैंक रिजर्व अनुपात जितना रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है एसएलआर और सीआरआर के रूप में रखकर बाकी का साख सृजन कर दिया जाता है, उधार दे दिया जाता है जनता को। तो जनता किस सीमा तक नगद राशि का उपयोग करती है, कहने का मतलब व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो पैसा जमा कराया जाता है जनता के द्वारा उस जमा के आधार पर साख सृजन किया जाता है व्यापारिक बैंकों के द्वारा। यदि जो भी कर्ज रूप में पैसा व्यक्ति को प्राप्त हुआ है वो सारा का सारा कर्ज अगर वो नगद रूप में लेके चला जाएगा, पैसा बैंक के अकाउंट में से कैश रूप में निकाल कर लेके चला जाएगा, तो साख सृजन कैसा होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब जितना बैंक के पास पैसा है वो उतना ही उधार दे पाएगी, उससे ज्यादा वो उधार नहीं दे पाएगी। इस प्रकार अगर जो भी व्यक्ति बैंक के द्वारा कर्ज ले रहा है वो कर्ज उसके अकाउंट में ही वो पैसा पड़ा रहे, वो नगद रूप में उस पैसे को निकाल के ना ले जाए, तभी साख सृजन ज्यादा मात्रा में हो पाएगा। अगर वो उसने नगद राशि के रूप में उसने यूज कर लिया है तो साख सृजन जीरो हो जाता है या शून्य हो जाएगा। उनके लिए इससे अधिक उधार देना असंभव हो जाता है बैंकों के द्वारा। क्यों? क्योंकि बैंक उससे ज्यादा मात्रा में उधार नहीं दे सकते हैं जमा के आधार पर ही। अगर जमा बैंक में पैसा हो रहा है उसके आधार पर अगर साख सृजन किया जाता है और जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है वो कर्ज लेने वाले व्यक्ति के अकाउंट में से पैसा जाता रहे या निकलता रहे, वो नगद रूप में उस पैसे को ना निकाल के ले जाए, तो साख सृजन जमा से ज्यादा मात्रा में हो पाता है। इसके बाद जनता के पास करेंसी या नगद राशि अगर बिल्कुल ना रहे, सारा का सारा पैसा बैंकों में जमा करा दिया जाए और व्यक्ति जो कर्ज ले रहा है वो उसके अकाउंट में ही पैसा जो है पड़ा रहे, वो उसे कैश रूप में ना लेकर जाए, तो साख सृजन ज्यादा होता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो साख सृजन का बढ़ना या कम होना ये किस पर डिपेंड करता है? जनता के द्वारा कर्ज के रूप में उसे नगद रूप में काम में लिया जा रहा है या उसके अकाउंट में जो है पैसा पड़ा है बैंक के अकाउंट में, उसी के आधार पर साख सृजन हो रहा है। तो जितनी ज्यादा मात्रा में नगद होगा साख सृजन उतना ही कम होता है और जितनी कम मात्रा में नगद राशि यूज में ली जाएगी साख सृजन उतना ही ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है जनता के द्वारा कर्ज के रूप में ली गई नगद राशि के आधार पे। सेकंड बात है निवेश के अवसर। निवेश के अवसर भी जो है साख सृजन को बढ़ाने और घटाने के काम करते हैं। निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। जो
करवाती है। तो यदि निवेश के अनुकूल वातावरण है, अगर उद्योगपति को, व्यापारी को ये लग रहा है कि आने वाले समय में वस्तु की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, कीमतें ज़्यादा बढ़ेगी, तो उद्योगपति या व्यापारी के द्वारा निवेश के अवसर ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, लाभ को कमाने के लिए या लाभ कमाने के कारण। अर्थव्यवस्था में अगर अधिकतर व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, बेरोजगारी की मात्रा कम है, तो लोगों के पास जब रोजगार है तो आय ज़्यादा मात्रा में होगी, आय ज़्यादा मात्रा में होगी तो लोग वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेंगे, वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा व्यापारी जो है निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो लोग बैंक से ज़्यादा मात्रा में उधार लेंगे, क्योंकि निवेश जब किया जाएगा तो निवेश के लिए पूंजी की भी तो आवश्यकता होती है। पूंजी कहाँ से प्राप्त होगी? बैंक से, कर्ज के रूप में, जिससे साख सृजन होगा। कभी कभी बैंक तो उधार देने के लिए तैयार रहता है, उसके पास पैसा पड़ा रहता है कि ज़्यादा मात्रा में लोग उधार लेके जाए ताकि उसका पैसा निवेश में लगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसर नहीं है, व्यापारियों या उद्योगपतियों को लगता है कि अभी पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा ही नहीं है वस्तु की मांग करने के लिए। उस समय व्यापारियों को लाभ की संभावनाएं कम नजर आती है, तो वो निवेश के लिए प्रोत्साहित नहीं होते हैं, फलस्वरूप निवेश कम होता है। ऐसी स्थिति में वो कर्ज लेने के इच्छुक भी नहीं होंगे, परिणाम स्वरूप ऐसी दशाओं में साख सृजन क्या होगा? कम होगा। तो निवेश के अवसर भी जो है साख सृजन को बढ़ाते हैं और निवेश के कम अवसर साख सृजन को क्या करेंगे? कम कर देते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी, बैंकों को कितनी नकद राशि जमा के रूप में मिल पाती है? थर्ड लिखिए, बैंकों को कितनी राशि जमा के रूप में, बैंकों को कितनी राशि जमा के रूप में मिल पाती है? मिल पाती है, ये भी जो है साख को बढ़ाने और घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत यदि बैंकों को जनता से कम नकद राशि जमा के रूप में मिल पाती है, कहने का मतलब जनता के द्वारा जो आय प्राप्त हो रही है, उस प्राप्त आय को उपभोग में ज़्यादा लगाया जा रहा है, और जब उपभोग में ज़्यादा लगाएंगे तो बचत कम होगी, और जब बचत कम होगी तो बैंकों में पैसा कम जमा होगा, और जब बैंकों में पैसा कम जमा होता है तो निश्चित तौर पर बैंकों के द्वारा साख सृजन भी कम ही किया जाएगा। और यदि ज़्यादा नकद राशि बैंकों में बचत के रूप में जमा कराई जाती है, लोग उपभोग कम करते हैं, तो साख सृजन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। कुल मिला के ये जो साख सृजन है, ये साख सृजन नकद जमा के आधार पर डिपेंड करता है। नकद जमा होगी तो साख सृजन ज़्यादा होगा, नकद जमा कम होगी तो साख सृजन भी कम होता है। तो ये जो साख सृजन की जो प्रक्रिया है, ये बैंकों के द्वारा सिर्फ बात बनाने से या हवा में बात करने से नहीं होता है। साख सृजन जो होगा वो नकद जमा के आधार पर ही होता है। कहने का मतलब ये सब चीजें बैंकों में राशि जितनी जमा होगी उसके आधार पर ही साख सृजन जो है, साख सृजन जो है क्या कहते हैं उसको, साख सृजन निर्धारित होता है कि कितनी राशि बैंक के रूप में ज़्यादा मात्रा में जमा हो रही है या कम रूप में जमा हो रही है। नेक्स्ट है, ऋण लेने वालों के पास जमानत की मात्रा। फोर्थ लिखिए, ऋण लेने वालों के पास जमानत रूप में जमानत की मात्रा, कि बैंकों के द्वारा जो पैसा उधार लिया जाता है कर्ज रूप में, तो कर्ज रूप में जो व्यक्ति पैसा लेता है उसके पास जमानत रखने के
झेलनी पड़ती है, उनके द्वारा पैसा ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाता है और रिकवरी नहीं हो पाती है। तो उस रिकवरी के लिए या जोखिम से बचने के लिए बैंक कई बार जो है जमानत के आधार पर जो है जोड़ देते हैं। अतः जमानत की सहूलियत के अनुसार साक्ष्यजन किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा मात्रा में जमानत रखने के लिए है, ज़्यादा मात्रा में जमीन है, ज़्यादा मात्रा में बिल्डिंग्स है या इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह है, शेयर्स वगैरह हैं, तो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा मात्रा में जमानत की चीज़ें रखने के लिए होगी उसके पास साक्ष्यजन उतना ही ज़्यादा होता है। और जिन व्यक्तियों के पास जमानत के रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है या बहुत कम चीज़ें होती है तो उन्हें साख भी या उधार भी कम मात्रा में ही मिल पाता है। इस प्रकार परिणाम स्वरूप साक्ष्यजन जमानत की मात्रा पर भी आधारित होता है, जमानत की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। तो जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो निवेशकर्ता होते हैं, जब उन्हें बड़ी मात्रा में पैसों की आवश्यकता होती है तो उन्हें बड़ी मात्रा में ही जमानत के लिए बैंक को कुछ रखना होता है, तभी उसे ज़्यादा मात्रा में पैसा मिल पाता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पैसा किसको मिलेगा? जो अमीर व्यक्ति है। जो गरीब व्यक्ति है उसके पास रखने के लिए कुछ नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है तो कम पैसा ही उसे प्राप्त हो पाता है। और जब उसे कम पैसा प्राप्त होगा तो साक्ष्यजन के द्वारा जो भी पूंजी उसे प्राप्त हुई है वो छोटा मोटा बिजनेस लगा पाता है, जिससे अमीर व्यक्ति तो ज़्यादा अमीर बन जाता है ज़्यादा जमानत की मात्रा के आधार पर, और गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाता है। लेकिन बैंक को अपनी रिकवरी या जो है जोखिम से बचने के लिए जमानत के आधार पर ही बैंक जो है साक्ष्यजन की प्रक्रिया करता है। इस प्रकार साक्ष्यजन जमानत की मात्रा के आधार पर भी तय होता है। नेक्स्ट है, बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व रखता है या नहीं, यह भी साक्ष्यजन की मात्रा को निर्धारित करता है। तो फिफ्थ लिखिए, बैंक अपने पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा रिजर्व रखता है या नहीं, यह भी साख की मात्रा को निर्धारित करता है। मान लीजिए कानूनी रिजर्व अनुपात जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित होता है, CRR को SLR, वो 20% है। कितना है? रिजर्व अनुपात 20%। कहने का मतलब बैंक में जो पैसा जमा होता है उसके आधार पर 20% रिजर्व अनुपात में बैंक अपने पास पैसा रखता है और बाकी जो पैसा बचा है उसके आधार पर साक्ष्यजन कर दिया जाता है। जैसे अगर हम 100 रुपये माने कि 100 रुपये व्यक्ति बैंक में जमा कराता है, बैंक में जमा कराता है तो साक्ष्यजन कितना होगा? 5 गुना होगा। कैसे होगा बताया था मैंने आपको, 20 ये प्रतिशत है, प्रतिशत हट जाएगा तो 100 हो जाएगा, नीचे ये कटा तो 1/5, 1/5 100 अपॉन 1/5, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 500 रुपये साक्ष्यजन। बता दिया था आप लोगों को, फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर रिजर्व अनुपात 20% है तो 100 रुपए की जमा पर साक्ष्यजन कितना होता है? 500 होता है, और 100 रुपए का 500 रुपए 5 गुना होता है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कानूनी रिजर्व अनुपात 20% है, लेकिन बैंक के पास यह अनुपात 30%
30% पैसा उसके पास 30% हो जाता है, तो वह इसे 20% पर लाने की कोई चेष्टा नहीं करता है कि इसे 20% ही बहुत है रिजर्व अनुपात के रूप में रखने के लिए, 30% पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साख सृजन क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब अगर वो एक्स्ट्रा पैसे को अपने पास ही रखता है, उसे कम करने की कोशिश नहीं करता है, तो साख सृजन कम होगा। और यदि एक्स्ट्रा पैसा है उसके पास और उसको वो रिजर्व अनुपात जितना वांछित है उतना रख के बाकी पैसे को अगर वो साख सृजन कर देता है तो साख सृजन ज्यादा होता है। तो बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व रखता है या नहीं, ये उसकी पॉलिसी पर भी डिपेंड करता है। अगर रिजर्व अनुपात ज्यादा मात्रा में रखेगा तो साख सृजन कम होगा, और अगर रिजर्व अनुपात कम मात्रा में रखेगा तो साख सृजन ज्यादा होता है। इस प्रकार ये 5 आपके जो है साख सृजन की मर्यादाएं और सीमाएं हैं। इसके बाद भी केंद्रीय बैंक की नीति भी साख सृजन की मात्रा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसकी चर्चा करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जैसा भी ठीक लगे आप लोगों को। नेक्स्ट करेंगे केंद्रीय बैंक की नीति। नेक्स्ट लीजिए, केंद्रीय बैंक की नीति भी जो है साख की मात्रा को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। तो साख सृजन पर केंद्रीय बैंक की नीति का भी जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर बैंकों के पास नगद रिजर्व अनुपात या नगद रिजर्व को बढ़ा देती है, और ऐसी स्थिति में बैंक साख सृजन की जो है प्रक्रिया को अधिक कर पाते हैं। कहने का मतलब रिजर्व बैंक के पास पैसा पड़ा है और व्यापारिक बैंकों के पास प्रतिभूतियां हैं, तो रिजर्व बैंक को जब लग रहा है कि अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को बढ़ाना है तो वो बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगी, सरकारी प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक के पास आ जाएगी और रिजर्व बैंक का पैसा बैंकों के मार्फत सरकार जनता के पास चला जाता है साख सृजन के द्वारा। इसी प्रकार यदि वह सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर बैंकों की नकद राशि घटा देती है, कहने का मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा जब साख की मात्रा को कम करना होता है, अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को कम करना है, तो उस समय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियां व्यापारिक बैंकों को बेचती है। व्यापारिक बैंक जो है इन प्रतिभूतियों को खरीदकर पैसा रिजर्व बैंक को देते हैं, तो व्यापारिक बैंकों के पास पैसे की मात्रा कम हो जाती है, और जब व्यापारिक बैंकों के पास पैसों की मात्रा कम हो जाएगी तो साख सृजन भी कम हो जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक की नीति भी जो है साख सृजन को बढ़ाने और घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सारी आपकी जो है साख सृजन की कई सीमाएं होती है जिसका अपन ने चर्चा की है। लेकिन यदि जनता के पास करेंसी ना रहे नोट और सिक्कों के रूप में, और बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व ना रखे और शीघ्रता पूर्वक उधार देते जाए, तो साख सृजन सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। जो कि इक्वेशन थी आपकी जिसके अंतर्गत C + R = H था। अर्थव्यवस्था में जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है वो उच्च शक्तिशाली मुद्रा किस रूप में, जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी, और करेंसी में कोई आपके नोट व सिक्के। जनता अपने पास पैसा नगद रूप में क्यों रखती है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आर क्या है आपका, बैंकों में जमा रुपया, जो कि किसके द्वारा कराया जाता है, जनता के द्वारा कराया जाता है। तो अगर जनता अपने पास करेंसी के रूप में पैसा कम रखे, बैंकों में
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाएं, कि व्यापारिक बैंक अभी आधुनिक व्यापारिक बैंक जो है ये तो कार्य करता ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यों की दिशाओं के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाएं। व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाएं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाओं में निम्नलिखित रूप में चर्चा की जाएगी, जिसमें फर्स्ट है आपका परस्पर कोष। फर्स्ट क्या है? परस्पर कोष, जिसको क्या बोला जाता है? म्यूचुअल फंड। नाम सुना होगा आपने, म्यूचुअल फंड या परस्पर कोष के बारे में देखेंगे। शुरू में परस्पर कोष की व्यवस्था, जिसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रारंभ में परस्पर कोष की व्यवस्था भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने, भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI शॉर्ट में बोलते हैं, तो परस्पर कोष की व्यवस्था भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने चालू की थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? जिनके माध्यम से लोगों की बचतें एकत्रित की जाती है, परिवार जनता आर्थिक क्रियाएं करके आय प्राप्त करता है। इस आय में से उपभोग करने के बाद जो उसकी बचत होती है, उस बचत को एकत्र करने का काम परस्पर कोष के द्वारा किया जाता है। छोटी छोटी बचतें, और फिर इनका उपयोग किसका? बचत का। तो ये जो कोष है इसका उपयोग शेयर व ऋण पत्र आदि खरीदने में किया जाता है। कहने का मतलब बहुत सारे व्यक्ति अपनी बचतों को शेयर्स और ऋण पत्र जो होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उनको खरीदने में करते हैं, ताकि जब उनकी कीमतें बढ़ जाए तो उसको बेचकर वो लाभ कमा सके। तो बचत करने वालों को उचित वार्षिक प्रतिफल दिया जाता था। तो ये जो कोष जमा होता था परस्पर कोष के अंदर पारिवारिक बचतों के रूप में, इस परस्पर कोष के द्वारा बॉन्ड्स खरीदे जाते थे, ऋण पत्र खरीदे जाते थे, शेयर्स खरीदे जाते थे, और जब उनकी कीमत बढ़ जाती थी तो वो उसे बेचकर लाभ प्राप्त करते थे, और परिवारों के द्वारा बचत जो की जाती थी उनको वार्षिक ब्याज के रूप में, वार्षिक ब्याज के रूप में क्या दिया जाता था? प्रतिफल दिया जाता था। तो ये भी एक निवेश करने का काफी अच्छा अवसर होता था, जिसमें निवेश करने वाला व्यक्ति कम कीमत पर शेयर्स वगैरह खरीदकर जब उसकी कीमत ज्यादा हो जाती थी तो उसे बेच देता था। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग। सेकंड देखिए, वो भी नई दिशाओं के अंतर्गत आएगा, व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाओं में। फर्स्ट तो हो गया आपका परस्पर कोष, जिसको म्यूचुअल फंड बोलेंगे। सेकंड है
बैंकिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है। व्यापारिक बैंक जो है बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, इन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में या निर्माण में अपनी सलाह देने का काम मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत करते हैं। तो व्यापारिक बैंक इसके माध्यम से प्रोजेक्टों के निर्माण में, उसको क्रियान्वित करने में सलाह देने का काम किया जाता है, जिससे कंपनियों को नए प्रोजेक्ट का चुनाव करने में, उनका निर्माण करने में और उनको चलाने में मदद मिलती है। अब मान लो आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाह रहे हो या बड़ा प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हो, तो आप व्यापारिक बैंकों से उसके क्रियान्वयन के लिए, उसके निर्माण के लिए जो है सलाह लेने का काम भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो है इनके द्वारा दी गई सलाहें काफी मात्रा में लाभ पहुंचाने का काम करती है। इससे वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। तो उसको चलाने में, उसको निर्माण करने में, उसको क्रियान्वित करने में जो व्यापारिक बैंक सलाह देता है, जब हमें कई बार पैसों की आवश्यकता होती है तो वित्तीय सहायता प्राप्त कर जो है ये भी व्यापारिक बैंकों से हो जाती है। तथा कंपनी अपनी पूंजी एकत्र करने की स्कीम बनाती है कि कंपनी जो कि बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है, बड़ा प्रोजेक्ट का निर्माण करना चाह रही है या बड़े प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करना चाह रही है, तो उसकी पूंजी को एकत्र करने का स्कीम बनाती है एवं आवश्यकता अनुसार अन्य इकाइयों से एकीकरण व विलय पर भी विचार कर सकती है कि किस प्रकार से वो अपनी पूंजी को एक जगह एकत्र करने के लिए, बहुत सारी अगर उसकी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां हैं, तो उनको एकीकृत करने का या उसको मिलाने का, क्योंकि जब उसे वो मिलाएगी तो वो वहाँ की जो जमीन है या वहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसका पैसा उसके पास आएगा और वो बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती है। इस रूप में भी जो है व्यापारिक बैंक जो है कि नई दिशाओं के रूप में कार्य करने लगा है। नेक्स्ट है आपका जो होगा आपका वो है राष्ट्रीय आवास बैंक की व्यापारिक बैंक के कार्यों की नई दिशाओं में आवास या राष्ट्रीय आवास, जिसको बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB शॉर्ट में नाम है इसका NHB। यह NHB जो है जुलाई 1988 से देश के आवास वित्त की सुविधा या व्यवस्था कर रहा है। इसमें आवास या लोगों के रहने के लिए मकान बनाने संबंधी कार्य को बढ़ाने के लिए व्यापारिक बैंक के द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की योजना जो है लागू की गई है। इसमें व्यापारिक बैंक व सहकारी बैंकों के सहयोग से 1 जुलाई 1989 से होम लोन अकाउंट स्कीम परिवारों से साधन जुटाने के लिए चालू की है, जिसके काफी लोग सदस्य बन चुके हैं। तो व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक इन दोनों के सहयोग से 1 जुलाई 1989 व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक के सहयोग से, सहकारी बैंक के सहयोग से 1 जुलाई 1989 से होम लोन अकाउंट स्कीम, नाम है इसका होम लोन अकाउंट
है सदस्य बन चुके हैं। कई स्कीमें चालू की जाती है जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्ट लेके वो जो है उसके सदस्य बन जाते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक भवन निर्माण के लिए उधार देने वाली संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा देता है। ये जो NHB है, जिन भी व्यक्तियों को मकान बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, उससे संबंधित जो है ऋण प्रदान करने का काम या जो है पैसा देने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इस राष्ट्रीय आवास बैंक का जो उद्देश्य है वो आवासों की सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। इसकी परिधक पूंजी 250 करोड़ रुपए कर दी गई। कहने का मतलब 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए परिधक पूंजी कर दी गई है। पहले इसकी कम थी, अब इसको बढ़ा दिया। इसे विदेशी कर्ज भी मिलेगा ताकि अपने उद्देश्य में सफल हो सके। जब इसे पैसों की और ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी, जब इसका काम बढ़ेगा तो ये विदेशों से भी पैसा लेकर काम को आगे बढ़ा सकता है ताकि ये योजना लंबे समय तक जो है